हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी इस फैमिली क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। आप लोगों को अंदाजा भी हो गया होगा पीछे वाली क्लासों को देखकर कि जो आपकी ये क्लास है, जो प्रैक्टिस सेट आपके चले हुए हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और आशा करती हूँ दोस्तों, जितने भी मैं आपके क्वेश्चन लेकर आऊँ सभी आपके लिए यूजफुल साबित हो। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर दिया था आपका होमवर्क का, तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? 1 जनवरी 2015, 25 जनवरी 2016, 14 मई 2014 या फिर 1 जुलाई 2015? क्या रहने वाला है आपका नीति आयोग की स्थापना? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आपकी यहाँ पर फुल फॉर्म रहने वाली है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो फुल फॉर्म रहने वाली है नीति आयोग की। अगर बात की जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हमेशा इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन रहते हैं? जो भी देश के प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष के तौर पर रहते हैं। तो कौन थे? नीति आयोग आपका 2015 में बना था और 2014 से ही जो आपके पीएम कौन है? मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी आपके प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष। अगर बात की जाए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तब भी आपका नरेंद्र मोदी ही आएगा। अगर बात की जाए वर्तमान उपाध्यक्ष की, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें फिलहाल के सीईओ की, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, कौन रहे हैं आपके? बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो आपके वर्तमान के सीईओ हैं। किसके? नीति आयोग के। और अगर हम बात करें कि पहले आपके कौन थे, पहले सीईओ, पहले सीईओ कौन थे आपके? सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे आपके? पहले उपाध्यक्ष, वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछे या पहले अध्यक्ष पूछे तो आपके कौन थे? नरेंद्र मोदी। पहले उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगढ़िया। कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लो। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगर फुल फॉर्म हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान के अध्यक्ष या फिर प्रथम अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी जी थे। प्रथम आपके उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनघड़िया। और प्रथम सीईओ कौन थे आपके? सिंधु श्री खुल्लर। अगर वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी। और सीईओ कौन है आपके? बीवीआर सुब्रमण्यम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। एक क्वेश्चन हमने ये दिया था आपको, ये क्वेश्चन भी देखना। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या फिर आरबीआई के गवर्नर? तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अगर हम बात करें जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना आपकी 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद की स्थापना, ठीक है, 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें जीएसटी आपका भारत में कब लागू किया गया? अगर लागू की बात करें, जीएसटी आपका कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। सबसे पहला राज्य कौन सा था आपका? असम। अंतिम राज्य की अगर बात करें, अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर। अगर पहले देश, कौन से मॉडल के ऊपर ये आपका आधारित है? जो जीएसटी है वो आपके कौन से मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर। कौन से मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर। अगर सबसे पहला देश तो कौन सा था आपका? फ्रांस। सबसे पहला देश कौन सा था? फ्रांस था आपका। अगर बात की जाए कि भारत कौन से नंबर पर था, भारत कौन से नंबर पर था, तो भारत जो है 61वां देश था। कौन सा देश था आपका? भारत
61वां देश था। अगर बात करें यहाँ पर जीएसटी म्यूजियम कहाँ पर है, जीएसटी संग्रहालय जो है वो आपका कहाँ पर है, संग्रहालय ये आपका गोवा में पड़ता है। जीएसटी संग्रहालय कहाँ है आपका, गोवा में। फादर ऑफ जीएसटी कौन है, फादर ऑफ जीएसटी अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो फादर हैं किसके, जीएसटी के। अगर नारे की बात करें कि कौन सा नारा है आपका जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स, कौन सा है, वन नेशन वन टैक्स। क्वेश्चन देखना आप यहां पर देखो, सुझाव किसने दिया, जीएसटी का सुझाव किसने दिया, तो सुझाव दिया था आपका विजय केलकर समिति के द्वारा। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। अगर बेटा यहां पर देखें हम, एक चीज और देखना, यहां पर जो जीएसटी है वो लोकसभा में कब पारित हुई आपकी, और राज्यसभा में कब पारित हुई। तो लोकसभा की डेट याद रखना 8 अगस्त 2016, लोकसभा में है आपकी 3 अगस्त 2016। जीएसटी में कितने अंक होते हैं आपके, जीएसटी में कितने नंबर होते हैं, तो आपके 15 अंक होते हैं। जीएसटी में कितने अंक होते हैं आपके, 15 अंक होते हैं। कितने प्रकार की जीएसटी होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, 4 प्रकार की कौन कौन सी है, पहली है आपकी एक तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एक आपकी यूटी जीएसटी जो केंद्रों की होती है, और एक आपकी है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये आपके कुछ जीएसटी से लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार है, छठ पूजा। तो छठ पूजा आपका कहाँ का हो गया, बिहार का। राजगीर भी कहाँ का है आपका, बिहार का। बोहाग बिहू, बिहू कहाँ का है आपका, असम का। तो आपका कौन सा बच गया लास्ट में, सोलुंगी, सोलुंगी कहाँ का है आपका, तो सोलुंगी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है आपका, अरुणाचल प्रदेश का। तो इस तरीके से आप रिलेट करके सभी त्योहार जो है आपके या कोई भी आपके उत्सव है उनको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे अगर आपको 3 उत्सव पता है और आपको ये नहीं पता कि अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, छठ पूजा आपका हो गया बिहार का, राजगीर आपका असम का हो गया, बिहू आपका असम का, राजगीर आपका बिहार का, तो आपका लास्ट बच गया सोलुंगी। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1999 से 2000 तक भारत में कितनी प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थे, कितने प्रतिशत व्यक्ति जो थे वो सेकंड सेक्टर के अंदर आपके कार्यरत थे। तो यहां पर आपका आंसर आएगा, देखो कितना पुराना पूछ लिया, 1999 से 2000 के बीच का पूछा है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15.8% द्वितीय क्षेत्र के अंदर कार्यरत थे। द्वितीय क्षेत्र यानी कि इसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, या इसको बोला जाता है विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र क्या आएगा, जैसे क्या होता है आपका, गेहूं से आटा बनाना या फिर गन्ने से चीनी बनाना, यानी कि किसी भी चीज से हम जो दूसरी वस्तु बनाते हैं वही आपका द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं आपका। तो 15.8% था। अगर हम लोग वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अगर हम लोग यहाँ पर वर्तमान की बात करें, तो आपके फर्स्ट क्षेत्र जो है आपका, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, उसके अंदर कितने लोग हैं, तो लगभग में 53 से 54% लोग जो हैं वो आपके इसके अंदर आते हैं। अगर सेकंड सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी में आपके 18% लोग आएंगे लगभग में, बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जो थर्ड है आपका
यानी कि टर्सरी जो सेक्टर है उसके अंदर 29% रेशियो आपका देखने को मिलता है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि जीडीपी जो है उसके अंदर सर्वाधिक योगदान किसका है? तो जीडीपी के अंदर सर्वाधिक योगदान जो है वो आपका सर्विस सेक्टर का है। किसका है? सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर कौन सा है आपका? टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और अगर सबसे ज्यादा रोजगार पूछे, सबसे ज्यादा रोजगार, तो यहां पर सर्वाधिक रोजगार देखने को मिला है। कहां पर? कृषि में। यहां पर आपका फर्स्ट सेक्टर के अंदर आएगा कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का देखने को मिलेगा, और जो थर्ड सेक्टर है उसके अंदर आपकी सभी सर्विसेज जो है, सेवाएं जो है वो देखने को मिलेंगी। जैसे आपका ऑनलाइन टीचिंग हुआ, हॉस्पिटल हुआ, होटल्स हुआ, तो ये सभी क्या है, या कोई ट्रैवल एजेंसी वगैरह की बस वगैरह लगा लो, तो सभी क्या है आपको सेवाएं प्रदान करती हैं, तो वो आपका टर्सरी सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस नेता ने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस नेता ने की थी और कब की थी, कौन से ईयर में की थी? ठीक है, यहां पर आपका आंसर आएगा, आपका आंसर यहां पर रहने वाला है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष 39 दोनों के अंदर आईएनसी सेशन हुए थे आपके, जिसके अंदर जो सुभाष चंद्र बोस है ये तो आपका हरिपुरा में हुआ था। कहां पर हुआ था? आपका हरिपुरा। और ये आपका हुआ था त्रिपुरी में, ठीक है। तो जहां पर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आपके चेयरपर्सन थे, यहाँ पर चेयरमैन थे हरिपुरा में और त्रिपुरी में भी। लेकिन उनको क्या है, जैसे पहली बार जो निर्वाचन हुए थे अध्यक्ष के लिए, तो उसमें जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो आपके जीत गए थे। लेकिन गांधी जी जो है वो चाहते थे कि इनके खिलाफ उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, और वो चाहते थे कि यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में पट्टाभी सीतारामैया रहे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने फिर क्या किया, बाद में गांधी जी ने इनको स्वीकार नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस को ये बन गए थे, लेकिन इनको स्वीकार गांधी जी ने नहीं किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से अपना रिजाइन डाल दिया। रिजाइन डालने के बाद उन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है? उच्च न्यायालय से के गठन से संबंधित है। एक बार ऑप्शन को पढ़ लो बेटा, यहाँ पर एक बार यहाँ पर ऑप्शन को देख लो। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 239 का ख पार्ट, अनुच्छेद आपका 239, अनुच्छेद 252 या फिर अनुच्छेद 241। किस चीज की बात की गई है? अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के गठन से संबंधित है आपका आर्टिकल 241। बात की जाए वर्तमान में भारत में कितने आपके उच्च न्यायालय है? 25 हाई कोर्ट है आपके। कितने हाई कोर्ट है? 25 आपके हाई कोर्ट है। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जिसके आंसर आपको आज वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 3 क्वेश्चन देखना। सबसे बड़ा हाई कोर्ट पहले आपका कहाँ है? दूसरा आपका क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल में ये चीज लिख रखी है कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। दूसरा 2 या 2 से अधिक, यहां पर लिख देती हूं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। और तीसरा है यहाँ पर कि जो आपके यूटीज हैं उनके लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट हो सकता है, सेपरेट हाई कोर्ट हो सकता है। तो आपको आर्टिकल लिखने हैं, कौन से आर्टिकल में ये लाइन जो है वो आपकी लिखी गई है। तीनों क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करने हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका हाई कोर्ट। एक आपका जैसे राष्ट्रपति हो गया, जहां से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिलेंगे। पहले फिर से अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला आपका 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे आपके। कौन कौन से? कलकत्ता हाई कोर्ट, एक आपका बंबई हाई कोर्ट और एक आपका मद्रास हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट बने थे आपके। अगर बात की जाए उसके बाद में 1866 में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और अगर बात की जाए कि वर्तमान में 25 है, तो 25वां हाई कोर्ट कौन सा है आपका? 25वां कौन सा है? 24वां कौन सा है? यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो 25वां हाई कोर्ट है आपका अमरावती में।
अमरावती में, जो कब लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 2019 से, जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। 1 जनवरी 2019 से अपना काम करना इसने शुरू कर दिया था। अगर बात की जाए कि हाई कोर्ट जो है वो कौन से भाग में है, संविधान के भाग 6 में हाई कोर्ट की चर्चा दी गई है, भाग 6 में। अगर बात करें आर्टिकल की, अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी बेटा आप यहीं पर देख लो, ये क्वेश्चन भी आप यहीं पर देख लो कि जो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जिसमें एक राज्य और एक हाई कोर्ट आपका बताया गया है कि एक राज्य के लिए आपका एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा। तो आर्टिकल 214 में ही बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी तीनों एग्जाम के अंदर पहले आ चुके। 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर आपके एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल में है, ये आपके 231 आर्टिकल के अंदर है। और यूटीज के लिए सेपरेट हाई कोर्ट होगा, ये आपका 214 हो गया, एक राज्य के लिए एक, और यूटी के लिए अलग होगा, ये आपका 241 में है। देख लेना एक बार आप 214 241। अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तो कौन सा है, 1966 के अंदर आपका दिल्ली हाई कोर्ट बनाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट कब बना था, 1966 के अंदर, यानी कि यूटीज के लिए आपका एक सेपरेट अलग से हाई कोर्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पर, नवपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है। कुपागल कर्नाटक में, तेलंगाना में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में। कुपागल कर्नाटक में, कुपागल। फिर से देख लेना बेटा क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल चुके। कुपागल कहाँ पर पड़ता है आपका, ये आपका पड़ता है कर्नाटक राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना यहाँ पर, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसने लिखी थी। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसके, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है किरण देसाई। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है, किरण देसाई की। कुछ और पुस्तक देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। दी व्हाइट टाइगर, दी व्हाइट टाइगर, ये पुस्तक किसकी है। नेक्स्ट है आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन, ये पुस्तक किसकी है। एक है आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बुक किसकी है आपकी, जल्दी से कमेंट करें। द व्हाइट टाइगर किसकी है, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की, अरविंद अडिगा। मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी किसकी है आपकी, किरण देसाई की, किरण देसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शनों में प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था। आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन या फिर ब्रह्म समाज। कौन सा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, देखो यहाँ पर आप देखते हुए चलो, आर्य समाज, आर्य समाज 1857 में स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पर इसकी स्थापना की थी, बंबई में। और इनका एक नारा था, वो भी देख लेना, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पर आपका बी राइट आंसर रहेगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगर रामकृष्ण मिशन की बात करें, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसकी स्थापना बेलूर मठ, बेलूर मठ। ब्रह्म समाज के बारे में अगर हम देखें तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने की थी आपकी कोलकाता में। कहां पर की थी, कोलकाता में।
अब हम देखेंगे कुछ एनी बेसेंट से रिलेटेड चीजें देखना। अगर बेटा बात की जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अगर हेडक्वार्टर भारत में पूछे, हेडक्वार्टर अगर भारत में पूछे तो कहाँ पर है आपका? अडियार मद्रास। कहाँ पर है आपका? अडियार मद्रास इसका हेडक्वार्टर है, जो कि आपका 1882 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अडियार मद्रास 1882 में जो है वो आपका स्थापित किया गया था। अगर बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ये तो भारत की बात हो गई। अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक कौन थे? संस्थापक एक महिला थी, एक पुरुष थे। पुरुष थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जगह अध्यक्ष कौन बनी थी? आपकी एनी बेसेंट बनी थी। तो आपके यहां पर देख लो संस्थापक कौन कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की। और पुरुष कौन थे यहां पर? पुरुष थे आपके कर्नल अल्कोट। कर्नल अल्कोट की मृत्यु के बाद यहां पर अध्यक्ष कौन बनी थी? इनके बाद जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो इनके बाद अध्यक्ष बनी थी। अगर यहां पर हम बात करें, ये आपकी रूस से थी और ये आपके थे अमेरिका से थे ये। ठीक है, अगर इसके बारे में हम कुछ एक दो पॉइंट और देखें तो क्या रहने वाले हैं यहाँ पर? एक दो पॉइंट और देखना बेटा। यहाँ पे अगर उद्देश्य पूछे कि ये जो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसको बनाने का क्या उद्देश्य रहा, तो उद्देश्य था हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन में केंद्रीय भूमिका प्रदान करना। केंद्रीय भूमिका प्रदान करना, ये आपका भारत में उद्देश्य था। तो आप एनी बेसेंट के बारे में बेटा कुछ और चीजें भी यहाँ पर देख लो। अगर बात करें एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1907 में एनी बेसेंट जो है वो अध्यक्ष बनी थी इसकी। बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। अगर बात की जाए होम रूल लीग की भी इन्होंने जो की थी, होम रूल लीग आंदोलन में भी इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया था। होम रूल लीग आंदोलन में भी एनी बेसेंट ने अपना पूरा सहयोग दिया था। ये आपका 1916 में हुआ था। अगर सचिव की बात करें, जॉर्ज अरुंडेल जो थे वो इसके सचिव थे। जॉर्ज, यहां पर लिख देती हूं, जॉर्ज अरुंडेल कौन थे? सचिव थे, होम रूल लीग के सचिव। ठीक है, इसके अलावा ये 1917 में कलकत्ता में जो आपका अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन आपका आईएनसी अधिवेशन आपका हुआ था, उसमें जो थी ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष। इसके अलावा एनी बेसेंट के जो दो समाचार पत्र थे, दो समाचार कौन कौन से थे? एक तो था आपका न्यू इंडिया। कौन सा था? न्यू इंडिया। और एक था आपका कॉमनवेल्थ। एक समाचार पत्र कौन सा था आपका? कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया के सेम जैसा आपका एक है यंग इंडिया। यंग इंडिया, तो ये किसका है बेटा? ये है एमजी गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का है। इस चीज को भी याद रखना। यंग इंडिया बिल्कुल मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर लो आप कि सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने दिया था। अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की थी, जो कि रूस की थी। कर्नल अल्कोट थे, जो कि आपके अमेरिका के थे। 1907 में जब अल्कोट की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद एनी बेसेंट जो है वो इसके
अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा एनी बेसेंट जो है उन्होंने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन में भी अपना भाग दिया था। सचिव कौन थे? अरुणडेल थे। कौन थे? जॉर्ज अरुणडेल थे। इसके अलावा 1917 कलकत्ता अधिवेशन में जो आपकी एनी बेसेंट है वो प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। 2 समाचार पत्र इन्होंने लागू किए थे जिसके अंदर उन्होंने होम रूल लीग की बात की थी। कौन कौन से थे? एक तो आपका कॉमनवेल्थ था और एक आपका न्यू इंडिया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना बेटा। यहाँ पर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? देखो ये जो आपका महाभियोग है, महाभियोग शब्द, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और ये जो आपका महाभियोग है, ये जो आपका महाभियोग है ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? आपका आर्टिकल 61 के अंदर। अगर बात की जाए कौन से देश के संविधान से लिया गया है तो यूएसए से ये आपका लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अगर बात की जाए प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? प्रस्ताव पेश कहाँ किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर बात की जाए सूचना की, प्रस्ताव लाने के लिए सूचना जो है, सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले दी जाती है? तो आपकी 14 दिन पहले दी जाती है। 14 दिन पहले दी जाती है। और ये जो आपका प्रस्ताव है दोनों सदनों के अंदर जो है आपका 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है वो आपका दोनों सदनों में पास होना चाहिए। ठीक है। अगर आधार की बात करें, आधार क्या है इसका? महाभियोग का आधार क्या है? आधार तो ये है आपका संविधान का अतिक्रमण। फिर से देख लो, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन से आर्टिकल में है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 61 के अंदर महाभियोग की बात की गई है। इसी को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। प्रस्ताव पेश आपका किसी भी सदन के अंदर किया जा सकता है और लाने की सूचना जो है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी पड़ती है। अगर आधार की बात की जाए, आधार कौन सा है आपका? तो संविधान का अतिक्रमण इसका आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 9 देखना। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया जाता था? न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र वीर गुप्ता, श्री रामास्वामी, श्री एम पुंछी या फिर श्री शांति स्वरूप दीवान। तो क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 20 श्री रामास्वामी। लाया तो गया था लेकिन आपका पारित नहीं हुआ। यहां पर लिख देती हूं मैं, पारित नहीं हुआ। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से देख लो। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आपकी जो है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से। अगर बात की जाए किसके पास अधिकार है, तो अधिकार है इसका संसद के पास। प्रस्ताव सबसे पहले कहां पेश होगा? तो संसद के किसी भी सदन में, पारित करने के लिए 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। और अगर आधार की बात की जाए, आधार क्या है इसका? आधार क्या है? तो पहला तो है आपका सिद्ध कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर का जो है हमें वो
देना है, सबसे पहले ये चीज देनी है कि इनका सिद्ध कदाचार जो है यानी कि मिसबिहेवियर का यूज है। दूसरा है आपका असमर्थता, असमर्थता यानी कि किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है, यानी कि कार्य को नहीं कर सकती। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 से था। क्वेश्चन नंबर 9 आपने अच्छे से देख लिया होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखना बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है गुलाम वंश के शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो आप ऑप्शन करो, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका गुलाम वंश है, गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी जो है आपकी, स्लेव डायनेस्टी, अगर इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1206 से लेकर 1290 तक टाइम पीरियड रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसका टाइम पीरियड 4 साल का था, 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, तो कुछ एक बार आप देख लो कि कौन कौन से जो शासक हैं वो इस वंश के अंदर आपके आए थे, ताकि इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका आया था जिसने स्थापना की थी, सबसे पहले आया था ऐबक। उसके बाद आया आराम शाह, आराम शाह। उसके बाद में आया इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जिसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। और इल्तुतमिश ने ही क्या किया था, तुर्क ए चहलगानी का निर्माण किया था। बलबन ने उसको खत्म किया था। पीछे की वीडियो में आपने देख लिया होगा, सभी चीजें मैंने अच्छे तरीके से करवा रखी है। उसके बाद आया आपका रुकनुद्दीन। उसके बाद में कौन आया, रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन जो है वो आपका ढीला शासक था। ठीक है, इल्तुतमिश का ही बेटा था। उसके बाद में आई आपकी रजिया सुल्तान, एकमात्र मुस्लिम महिला। कौन थी, रजिया सुल्तान, मुस्लिम महिला शासिका। उसके बाद में आई आपकी रजिया सुल्तान के बाद में आया आपका बहराम शाह, बहराम शाह। उसके बाद में बहराम शाह के बाद में आता है अलाउद्दीन। कौन आता है, अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद में गद्दी पर कौन बैठा, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन। कौन था, बलबन का दामाद, नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद में आया आपका बलबन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको कमेंट करना है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था। उसके बाद में आता है कैकुबाद। और लास्ट कौन था कैकुबाद के बाद में आपका, क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स। अगर क्यूमर्स ऑप्शन में ना दे तो आपको कैकुबाद देखने को मिलेगा। लेकिन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आ चुके पहले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद में बहराम शाह। उसके बाद में आपका अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद में आपका नसीरुद्दीन महमूद। फिर से देख लो एक बार यहाँ पर, ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और फिर लास्ट में आपका कौन है, क्यूमर्स है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है। स्वर्ण जयंती, शहरी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो कौन सी आएगी आपकी, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराती है। कौन कराती है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो कब हुई थी इसकी शुरुआत, 1 अप्रैल 1995 को जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। क्या कार्य है इसका, अगर कार्य की बात करें, कार्य क्या है इसका, तो खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार को सृजन करना या फिर बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगर बात करें 1995 आपके मिड डे मील की स्थापना हुई, मिड डे मील 1995 में। और क्या हुआ था, WTO की स्थापना हुई, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और 1995 में क्या हुआ था बेटा, और याद करो। देखो 1995 में एक तो मिड डे मील की जो आपकी स्थापना हुई थी, स्टार्ट हुई थी आपकी 1995 में, WTO की स्थापना हुई। और 1995 में क्या हुआ था, और क्या हुआ था आपका,
इंटरनेशनल, क्या हुआ था आपका? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था आपका? 1995 से ही आपका शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका सबसे कम है जनसंख्या घनत्व? तो सबसे कम किसका आएगा? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार? किसका आएगा? जल्दी से आंसर करो। तो कौन सा है आपका? अंडमान निकोबार। अगर राज्य की बात करें, राज्य में यानी कि अगर स्टेट देखें तो किसका है आपका? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अगर देश की बात करें तो कौन सा देश है आपका? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ना मिले तो आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा की बात करें, सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? तो यहां पर देख लो, सबसे ज्यादा यूटीज के अंदर आपका दिल्ली का मिलेगा जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज्यादा राज्य में किसका मिलेगा? सबसे ज्यादा राज्य में आपका किसका मिलेगा? बिहार का। सबसे ज्यादा आपका बिहार का मिलेगा। और अगर भारत का घनत्व बेटा अगर पूछे आपसे, भारत का घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है आपका? 382। इस चीज को याद रखना। देखो सबसे कम किसका है? यूटीज में अगर बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्य के अंदर है आपका अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक आपका यूटीज में है दिल्ली का, स्टेट में है आपका बिहार का। और अगर भारत का पूछे तो आपका कितना है? 382। भारत का कितना है? 382। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखना। किस मुस्लिम लेखता ने सबसे पहले द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किसने किया? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? द्विराष्ट्रीय, जिसको क्या बोलते हैं? टू नेशन। टू नेशन, जहां पर भारत और पाकिस्तान को अलग करने की सबसे पहले आपकी मांग हुई थी। तो किसके द्वारा किया गया था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन? लियाकत अली, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली चौधरी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कब किया था इसने? तो इन्होंने किया था 1930 में। कहाँ? इलाहाबाद मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग अधिवेशन में इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। अगर बात करें रहमत अली चौधरी की, तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे जिन्होंने सर्वप्रथम पाक शब्द का प्रयोग किया था। पाक शब्द का प्रयोग सबसे पहले, सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये विद्यार्थी रहे हैं। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, यहाँ पर देखना मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? जिन्होंने 1940 में यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल तौर पर, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में एक अलग पाकिस्तान की मांग की थी। अधिवेशन में किसकी मांग की थी? पाकिस्तान की मांग की थी। और ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? पाकिस्तान के अध्यक्ष थे। 1940 में इन्होंने एक अलग पाकिस्तान की मांग की थी। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? पाकिस्तान की स्थापना कब हुई या फिर पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था आपका? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो है वो भारत आजाद हो गया था। कब आजाद हुआ था? फिर से देख लो, रहमत अली चौधरी कौन है? जिन्होंने पाक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल जो है वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। 1930 इलाहाबाद मुस्लिम लीग अधिवेशन में इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को दिया था। दूसरी बात, अगर बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने 1940 में लाहौर के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं? तो कौन सी है आपके? एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन, नव समृद्धि। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? नव समृद्धि जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर हम चलेंगे, अगर बात की जाए नाबार्ड की,
देखो समृद्धि की स्थापना कब हुई थी? 1997 में समृद्धि की स्थापना, नव समृद्धि की स्थापना 1947 में हुई थी। इसके अलावा 1947 में क्या हुआ था? 1947 में एक चीज की और स्थापना हुई थी, किसकी? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ है आपका? ढाका, बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करें नाबार्ड की, नाबार्ड इसकी स्थापना 1882 में, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ है हेडक्वार्टर? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म देखना बेटा एक बार, फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म देख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि किसानों के लिए ये बैंक आपका जो है ज्यादातर अधिकतर बनाया गया था, नाबार्ड, ठीक है, किसानों के लिए बनाया गया था। इसके अंदर जो ऋण देना, ऋण की सुविधाएं प्रदान करना, वो किसके अंदर आता है आपका? नव समृद्धि के अंदर आता है। नव समृद्धि की स्थापना 1947 में हुई थी। इसके अलावा बिम्स्टेक की भी स्थापना 1947 में ही की गई थी। अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र में है। 1882 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखना बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर, माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3 वर्ष जो है वो पूरे हो जाएंगे। यानी कि 1 जून 2020 को इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 जून 2020 को। इसके अंदर क्या है ये चीज भी देख लो। इसके अंदर एक बार तो 10,000 रुपये मिलेंगे, दूसरी बार आपका 20,000 रुपये मिलेंगे और तीसरी बार आपका 50,000 रुपये का लोन आप ले सकते हो बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के आप ये रुपए ले सकते हो बिना ब्याज। और ब्याज कब तक नहीं लगेगा? 1 साल तक। 1 साल तक इसमें कोई ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड और ये है आपकी थर्ड। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप? पहले आप 10,000 रुपये, दोबारा आप 20,000 रुपये और तीसरी बार आप 50,000 रुपये ले सकते हो विदाउट इंटरेस्ट के, बिना किसी ब्याज के। इसके अलावा हम देखते हैं अगर कुछ और जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं हैं जो कि आपकी स्टार्ट की गई थी, जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट एक तो आपकी स्वामित्व योजना जो कि आपकी 2020 में ही लागू की गई थी। कब की गई थी? 24 अप्रैल। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, सभी को याद कर लेना, 24 अप्रैल 2020 में। एक है आपकी नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, ये आपकी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 आपकी कब स्टार्ट की गई थी? 30 जुलाई 2020 को। ये भी आपकी 2020 की है। इसके अलावा है आपकी पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, ये कब स्टार्ट की गई थी आपकी? 1 जून 2020 को। इसके अलावा है आपकी पीएम वानी योजना, वानी योजना, पीएम वानी योजना 9 दिसंबर 2020, पीएम वानी योजना 9 दिसंबर 2020। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये कब स्टार्ट की गई थी आपकी? 24 नवंबर 2020 को। ये सभी आपकी 2020 की मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं हैं जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये आपकी कब स्टार्ट की गई थी? तो 12 नवंबर 2020। कब स्टार्ट की गई थी आपकी? 12 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट है आपकी वन नेशन वन कार्ड योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन नेशन वन कार्ड योजना। योजना बेटा आप लिख लेना, सभी योजनाएं हैं आपकी, ठीक है। वन नेशन वन कार्ड योजना जो है आपकी वो 1 जून 2020 को ही स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 1 जून 2020 को ही आपकी ये
स्टार्ट की गई थी। एक है यहाँ पर आपका, एक और देखो यहाँ पर, एक तो हो गया आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, और एक है आपकी, ये तो आपकी 12 नवंबर को हो गई। एक सेम इससे मिलती जुलती है आपकी आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारत अभियान। ये आपकी देखो, ये तो आपकी कब की हो गई, 12 नवंबर की, और ये है आपकी 12 मई की। ठीक है, डेट वही है, ओनली मंथ आपका अलग है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर से देख लो। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, पीएम स्वनिधि 1 जून 2020, नई शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020, पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार आपका 12 नवंबर 2020, वन नेशन वन कार्ड 1 जून 2020। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये कब का है आपका, 12 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से काठ तथा दलहन कृषि का कौन सा नाम जो है वो भारत से संबंधित है? मशोल, कोमन, रोका या फिर कोनुको? मशोल, निम्नलिखित में से काठ तथा दहन कृषि का, यानी कि आपने कृषि को काट लिया, उस जगह को जो बचा हुआ आपका कुछ भी है उसको जलाकर आप किसी अन्य जगह पर जो है वो कृषि करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपका थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, देखना। दहन, यहाँ पर दहन आएगा, ठीक है, दहन, काठ तथा दहन। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहने वाला है। सभी स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन को हम कल की वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मतलब 15 क्वेश्चन आपके देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।